नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस झारखंड अपडेट के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस सेशन में हम लोग आज देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और नेशनल इंटरनेशनल का पहला प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प नगरी का दर्जा पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन है? दोस्तों चौथा भारतीय शहर बन गया है श्रीनगर, जो अब विश्व शिल्प नगरी का दर्जा पा चुका है। आपको बता दें कि भारत का केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे कहा जाता है श्रीनगर, उसे विश्व शिल्प परिषद यानी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इससे पहले भारत के 3 और शहरों को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। ये 3 शहर हैं जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। इस तरह अब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा विश्व शिल्प नगरी के तौर पर भारत का 4 शहर जाना जाएगा। ये हैं श्रीनगर, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से ये होगा कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को इन क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो मनोज सिन्हा हैं। संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजेंद्र खन्ना, जो कि भारत के पूर्व रॉ चीफ रहे हैं। उन्हें एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है, यानी अजीत डोभाल के जो नेतृत्व में ये कार्य कर रहे होंगे। आपको बता दें कि राजेंद्र खन्ना जो कि रॉ के पूर्व प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार के द्वारा किया गया है और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं उनके नेतृत्व में काम करना होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा 2 डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी नियुक्त किया गया है, और 2 जिन लोगों को नियुक्त किया गया है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वे हैं पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन। इन दोनों की नियुक्ति भी 2 जुलाई 2024 को किया गया है राजेंद्र खन्ना के साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले से ही पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए कुल अब 3 डिप्टी NSA हो गए हैं, और ये 3 डिप्टी NSA हैं पवन कपूर, टीवी रविचंद्रन और पंकज कुमार सिंह। इसके अलावा अजीत डोभाल NSA हैं यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार, और राजेंद्र खन्ना अब एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? ये लेखिका है दोस्तों पी गीता। आपको बता दें कि लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता हैं पी गीता, जिन्हें 29 जून 2024 को पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार नारीवादी अध्ययन के लिए दिया गया है, केरल द्वारा स्थापित है। आपको बता दें कि के सरस्वती अम्मा एक मलयालम नारीवादी लेखिका थी और अपने समय में उन्हें पुरुषों से नफरत करने वाली कहा जाता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और आज का नेशनल इंटरनेशनल का नेक्स्ट प्रश्न है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यह है दोस्तों डिक स्कोफ, जिन्हें नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि डच के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने 2 जुलाई 2024 को नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि डिक स्कोफ पहले डच खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, और वह मार्क रूटे की जगह लेंगे, जिन्हें अब नाटो का महासचिव बनाया गया है। वहीं नीदरलैंड के बारे में दोस्तों आपको बता दें, जो कि बेल्जियम और जर्मनी का पड़ोसी है, यानी नीदरलैंड का पड़ोसी जो देश है वो बेल्जियम और जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। भाषा यहाँ डच बोली जाती है। आबादी लगभग 1.77 करोड़ है और यूरो इसकी मुद्रा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार एक्टर शाहरुख खान को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 से 17 अगस्त 2024 के दौरान स्विट्ज़रलैंड में लोकार्नो में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। शाहरुख को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए या उल्लेखनीय कैरियर के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की प्रसिद्ध फिल्म देवदास को इस फेस्टिवल में दिखाया जाएगा, यानी इसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। आइए देखते हैं आज के 6ठे नंबर प्रश्न को, और यह प्रश्न है, लियोन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों, प्रसिद्ध चेस प्लेयर और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद लियोन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में विजयी रहे हैं। आपको बता दें कि 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद 10वीं बार इस खिताब को जीतने में सफल रहे हैं, और इस बार विश्वनाथन आनंद ने जैमे सेंटोस लतासा को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर यह चैंपियनशिप जीती है। और इसका आयोजन लियोन शहर में 30 जून 2024 को किया गया था। आपको बता दें कि 1996 में पहली बार अपना लियोन मास्टर्स खिताब विश्वनाथन आनंद जीते थे, और अभी इस बार वे 10वीं खिताब जीत चुके हैं लियोन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का। प्रश्न नंबर 7 है, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा जून 2024 में किया है? इसका है उत्तर दोस्तों, T20 इंटरनेशनल से विराट कोहली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर उनके क्रिकेट कैरियर की बात करें दोस्तों, T20 की क्रिकेट कैरियर की, तो 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में उन्होंने डेब्यू किया था। उससे पहले 2008 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व विजेता टीम के वे कप्तान भी रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2012 में पहली बार T20 विश्व कप में वो खेले थे। अब तक 125 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी विराट कोहली को सम्मानित किया है कई पुरस्कारों से। इसमें जो प्रमुख पुरस्कार है 3, वह 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2017 में विराट कोहली को पद्मश्री दिया गया, और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से विराट कोहली को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उनके खेल के अचीवमेंट के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यह दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, और इसका उत्तर है, बता दें कि मलेशिया के ली जी जिया, इन्होंने पुरुष एकल का ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है। दोस्तों, पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल की बात करें तो मलेशिया के ली जी जिया ने जापान के खिलाड़ी कोडाई नाराओका को हराकर यह खिताब जीता है। वहीं पुरुष युगल की बात कर ले तो ही ची टिंग और रेन जियांग यू, ये दोनों ही प्लेयर चीन के हैं। इन्होंने मोहम्मद एहसान और हेड्रा सेतियावान को, जो कि इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं, हराकर पुरुष युगल का खिताब भी जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न में फिर देख लेते हैं दोस्तों एक और प्रश्न जो ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आपको बता दें कि महिला एकल का खिताब आया ओहोरी, जो कि जापान की है, उसने जीता है। महिला एकल में आया ओहोरी ने इंडोनेशिया की एस्टर नुरुमी ट्राई वार्डोयो को हराकर यह खिताब जीता है। वहीं महिला युगल की बात करें तो इंडोनेशियाई जोड़ी फेब्रियाना द्विपुजी कुसुमा और अमालिया काहया प्रातिवी ने लाई पेइजिंग और लीम चियूसियन, जो कि मलेशिया की है, इन दोनों जोड़ी को हराकर महिला युगल का खिताब जीत लिया है। वहीं मिक्स्ड डबल की बात करें तो शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी हैं चीन की जियांग जेन बांग और चे या जिन, जिन्होंने अपने हमवतन खिलाड़ी गुओ शिनवा और चेन फांग हुई को हराकर मिश्रित युगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप
2024 जीतने में सफलता पाई है। 10वां नंबर प्रश्न है, यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एंटोनियो कोस्टा को। एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 27 जून 2024 को यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष उन्हें चुना गया है और उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। और एंटोनियो कोस्टा 2015 से 2023 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। वहीं यूरोपियन काउंसिल के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि यूरोपियन काउंसिल की स्थापना यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के बीच चर्चा के लिए किया गया था और ये एक इनफॉर्मल फोरम के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। वहीं परिषद की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो यूरोपियन काउंसिल की जो हेडक्वार्टर है वह है ब्रुसेल्स में और सदस्यों की संख्या है 27। प्रश्न नंबर 11 है, किस मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कानून पारित किया है? यह है दोस्तों ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक अपने संसद में पास किया है। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान ने 19 जून 2024 को अपने देश के संसद के ऊपरी सदन में एक विधेयक को मंजूरी देकर इसे लागू कर दिया है। हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ ही देश में ईद के त्यौहार पर बच्चों को जो ईदी दी जाती है उस पर भी बैन लगाने की बात कही है, यानी इस पर भी कानून बना दिया गया है। राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए प्रतिबंध का ऐलान किया है। इसके अलावा इस संबंध में दोस्तों आपको और बता दें कि एक नए कानून का पालन कराने के लिए नए कानून का पालन न करने पर 60,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। ये रकम दोस्तों मैं भारतीय करेंसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर कोई नया कानून जो है हिजाब को लेकर वो अगर नहीं पालन करता है तो उसे 60,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर कोई धार्मिक या सरकारी अधिकारी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ताजिकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है एशिया प्लस, उसके अनुसार सरकार ने यह कदम देश के धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। देश की धार्मिक कमेटी के अध्यक्ष सुलेमान दाउल तोजोदा ने कहा कि फिजूल खर्च रोकने और बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने के लिए ईदी पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। ताजिकिस्तान के अलावा और भी कई देश हैं जो ऐसा कर चुके हैं। कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कोसोवा मुस्लिम बहुल देश हैं और इन देशों ने भी स्कूल, विश्वविद्यालय और सरकारी दफ्तरों में हिजाब और बुर्का पहनने पर बैन लगा चुके हैं। वहीं ताजिकिस्तान, जो कि मध्य एशियाई देश है, बता दें कि दुशांबे इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति इमामोली रहमान है, प्रधानमंत्री कोखिर रसूलजोदा है, जबकि मुद्रा यहाँ का सोमोनी है। भाषा ताजिक है। जनसंख्या लगभग 1 करोड़ और आसपास के जो देश हैं पड़ोसी देश ताजिकिस्तान के वे हैं अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, केरल विधानसभा ने एक बार फिर राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसे पहले केंद्र ने एक बार वापस भी कर दिया था। आपको बता दें केरलम नाम रखने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पारित कराया गया है विधानसभा में केरल में। आपको बता दें कि केरलम करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में 24 जून 2024 को एक बार फिर से पेश किया और सर्वसम्मति से पास करा दिया है। ऐसा पहले भी एक बार किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा ने इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उस समय प्रक्रियागत मुद्दों के कारण केंद्र सरकार ने इसे वापस भेज दिया था। आपको बता दें कि फिर से ऐसी एक सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है और नाम बदलने के पीछे का तर्क ये बताया गया है कि राज्य की भाषा चूँकि मलयालम है, इसके अनुसार राज्य का नाम केरल न होकर केरलम होना चाहिए। यह तर्क दिया गया है केरल के नाम बदलने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक
दिवस। आपको बता दें इस वर्ष का थीम है समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में नाविकों का योगदान, यानी सीफेयरर्स कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग द मैरीटाइम सेक्टर अ सेफर वर्क प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के में नाविकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिले से अलग करके 23वां नया जिला बनाने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? यह है दोस्तों गोहाना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 जून 2024 को इसका ऐलान किया कि गोहाना राज्य का 23वां जिला बनेगा। अभी गोहाना सोनीपत जिले का हिस्सा है और राष्ट्रीय राजधानी के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है। और जिलों के लिए जो मानदंड है दोस्तों बनाने के लिए, यह आबादी 4 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, 80 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, 125 से ज़्यादा गांव, 1 से 2 सब डिवीज़न और 1 से 3 तहसील की ज़रूरत होती है जिले के निर्माण के लिए। इसके अलावा हरियाणा की बात करते हैं तो चंडीगढ़ राजधानी है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और भाषा हरियाणवी। आइए अब 15वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों इस रैंकिंग में भारत को 63वां स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि एनर्जी ट्रांजिशन के इस इंडेक्स में भारत को 63वां स्थान दिया गया है और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल ईंधन की ऊर्जा की ओर बदलाव की रिपोर्ट यह बताता है। यानी ऊर्जा संक्रमण में कितना सुधार हो रहा है, इससे पता चलता है इस कि कौन सा देश किस तरह से जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी ट्रांजिट कर रहा है, अपने आप में बदलाव ला रहा है। यानी सीधे शब्दों में कहें कि जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कितने तेज़ी से कोई देश बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उसे नंबरिंग दिया जाता है और सूचकांक में शामिल किया जाता है। इस हिसाब से भारत को 63वां स्थान दिया गया है और पहले स्थान पर स्वीडन है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के इस सूचकांक में पिछले वर्ष 2023 में भारत का 67वां स्थान था, यानी 67th। वहीं रैंकिंग में टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो स्वीडन पहले नंबर पर है, डेनमार्क है, फिर फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, और 63वां स्थान है भारत का। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।